तो एग्ज़ाम है मेरा। जल्दी जल्दी से सारा नाश्ता बना देती हूँ और उसके बाद जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए जल्दी से निकल चलूँगी। हाँ, रात को 2 ही बज रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे अगर टाइम से नहीं पहुँच पाई ना तो मेरी दिक्कत हो जाएगी फिर। और ये एग्ज़ाम मुझे हर हालत में क्वालिफाई करना ही है। अरे, तुम यहाँ इतनी रात गए किचन में क्या कर रही हो? और वो भी रात के 2 बजे। अभी कल तो तुम्हारा पेपर है ना, तो जाओ अपना तैयारी करो। कल क्या, आज ही की डेट में है तुम्हारा पेपर। जाओ अपना तैयारी करो। यहाँ नाश्ता क्यों बनाने आई हो तुम? जाओ अपना काम करो। मैं अपना नाश्ता बनाने आई हूँ। मुझे ना अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं आता। जो काम मेरा है उसे मैं करके ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलूंगी। देखो, जिद मत करो। तुम अगर इस तरीके से रात से ही काम करना शुरू कर दोगी तो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते पहुंचते ना तुम्हारी एनर्जी ही डाउन हो जाएगी। मेरी बात को समझो। सुपर वुमन नहीं होता कोई भी दुनिया में, समझ में आई तुम्हारे? अगर तुम इसी तरीके से काम करती रही ना तो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठ कर सोओगी। जाओ, चलो यहाँ से। जाओ अपना तैयारी करो, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद जल्दी से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए तैयार हो। और अपना एडमिट कार्ड वगैरह रखो, उठाओ, जाओ। आपको मेरी कब से फिक्र होने लगी? आप मेरी कहाँ चिंता करते हैं? जाइए आप, जहाँ आपकी वो गर्लफ्रेंड है ना उसके पास जाइए, उसकी चिंता करिए। मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूँगी। मुझे ना किसी की सलाह और मशवरे की ज़रूरत नहीं है। आज तक ज़िंदगी में अकेली ही थी, अभी भी अकेली ही हूँ। अरे मगर मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे लिए भले के लिए ही कह रहा हूँ। ये बहुत जिद्दी है। एक तो बड़ी भाभी बीमार हो गई। अगर वो ठीक ठाक रहती तो उसे खुद कोई काम न करने देती, और बड़ी भाभी के बीमार होते ही ये अपना आज़ाद हो गई। क्योंकि छोटी भाभी को तो कुछ पड़ी नहीं है। रंजना भाभी अपने मायके जाकर बैठी हुई हैं, और रानी भाभी, उन्हें तो बस अपने काम से ही मतलब है। उठना, सजना संवरना और घूमना फिरना, इसके अलावा उन्हें तो कोई काम है नहीं। वो तो यही चाहती ही हैं कि कोई और सारा काम कर ले। इस घर में जब से रहना शुरू किया है तब से देख रहा हूँ सबकी हरकतें। सबको ले देकर बस एक ही चीज़ है कि मेरी पत्नी ही काम करे, चाहे वो रंजना भाभी हो चाहे रानी भाभी हो। अब रानी भाभी तो मेरी पत्नी से ही काम करवाना चाहती हैं, ये नहीं देखती कि उसका एग्जाम है। पर नाश्ता नाश्ता ना यही बनाएगी, तभी घर में सभी नाश्ता करेंगे। अब ये 2 बजे रात से उठकर लगी हुई है काम में। मेरी बात तो सुननी नहीं है इसे। करूँ ही क्या? मैंने भी तो पुराने टाइम में इतनी गलतियां की हैं कि मैं अब उससे हक अधिकार से कुछ कह भी तो नहीं सकता। जब से वापस आई है एग्जामिनेशन सेंटर से, तब से ना तो किसी से कुछ बोल ही रही है, ना तो कहीं कुछ बात ही कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका पेपर शायद अच्छा नहीं हुआ, पर मैं करूं क्या? कैसे जानकारी निकालूं इससे? मैं तो कुछ पूछने जाऊंगा तो मुझे तो कोई उत्तर देगी नहीं। मुझसे तो हमेशा गुस्से में ही रहती है। पर मैं करूं क्या? कुछ ना कुछ करके पता तो करना ही पड़ेगा, वरना ये इसी तरह दुखी रहेगी तो फिर इसका काम कैसे चलेगा? अगर एक बार एग्जाम में इससे कोई गलती हुई है और इसने अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे ही गिरती ही चली जाएगी। और मुझे इसे सिखाना है कि उठना होगा इसे अपने लिए। इसने जैसे जिद ठान कर ये शादी की, जैसे जिद ठान कर अपनी अपनी मर्जी से इस घर में रह रही है, जैसे जिद ठान कर इसने आज तक कभी हार नहीं मानी जिंदगी से, मुझे इसे ऐसे ही रखना है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि ये जिद्दी रहे अपने हर चीज़ के लिए। पर आज का इसका बदला हुआ बर्ताव देख कर ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बड़ी भाभी ठीक ठाक होती तो वो खुद इससे पूछती, पर अभी तो ये खुद ही उनकी सेवा कर रही है। उन्हें खाना वाना खिला के दवा देकर आई है। और लेकिन इसका चेहरा जिस तरह से उतरा हुआ है ना, बड़ी भाभी के आगे तो मैं कुछ नहीं बोला, पर अब मुझे लग रहा है कि हो ना हो जरूर इससे कुछ गलती हुई है एग्जाम में। मुझे पूछना ही पड़ेगा। पर करूं क्या? कैसे इससे बात निकलवाऊं? अब वो आज मैंने मोबाइल में देखा, बहुत ही टफ पेपर आया था। हाँ, आईएएस का पेपर लिखने वालों ने बहुत ही टफ पेपर बनाया था, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। कि क्या तुम्हें भी एग्ज़ाम बहुत टफ लगा? हाँ, पेपर तो बहुत टफ आया है, ऐसा हर कोई कह रहा है। अरे जिन बच्चों ने 8-8 10-10 साल तैयारी की है वो भी इस पेपर को अच्छे से नहीं कर पाए। बहुत ही कठिन पेपर था। क्या क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? बहुत कठिन था क्या? आपको इससे क्या लेना देना? आपको भी आईएएस की एग्ज़ाम देने हैं क्या? मेरा पेपर अच्छा हो या बुरा, आपको इससे क्या लेने देना? हाँ, समझ रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से कहीं आईएएस वाईएएस में आ जाए और पीछे छूटे मेरा। जल्दी से मुझे तलाक दे दे और मैं रहूँ आराम से, आज़ादी से, अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आऊँ। यही सोच रहे हैं ना आप? गौरी, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आज आखिर हुआ क्या है। तुम्हारी ये उतरी हुई शक्ल देखकर ना मुझे क्यों बहुत चिंता सता रही है, तो मुझे बता सकती हो। मानता हूँ मैंने पति वाली हरकतें कभी नहीं की हैं तुम्हारे साथ, ना ही पति की तरह कभी तुम्हारे ऊपर अधिकार जताया।
न ही तो पति की तरह तुम्हारे और अपने रिश्ते में कोई ईमानदारी रखी। तुम्हें हमेशा धोखा दिया है, तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, तो कम से कम एक दोस्त के नाते ही बता दो कि आखिर हुआ क्या है, क्यों उतरी हुई है तुम्हारी शक्ल। मुझे कुछ नहीं बताना किसी को। मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा बुरा हो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। खुद मैंने गलती की है। मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर मैंने ना उस एग्ज़ाम को इतना सीरियसली नहीं लिया। इसी वजह से मेरा पेपर इतना ख़राब हुआ। पक्का मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा। मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगी। शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। शायद मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं है। रानी भाभी सही कहती हैं, पहले अपनी क्षमताओं का ऊपर विचार कर लेना चाहिए, तब चलना चाहिए कोई कदम उठाने। लाखों रुपए की फीस भी लग गई और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब, उसकी पढ़ाई अलग करनी है मुझे। ऊपर से इस कोचिंग में इतनी सारी फीस लगा दी और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छे से पढ़कर ही नहीं जा पाई मैं। वो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा जिसका पेपर का एक भी क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। ओह, तो ये बात है। तो तुम्हें फिर नए सिरे से और मेहनत करके तैयारी करनी चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम्हें एक बार एग्ज़ाम देने के बाद पता चल चुका है कि पेपर कितना टफ आता है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो तुम्हें अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए ना अगले एग्ज़ाम के लिए। मैं कोई अगला एग्ज़ाम नहीं दे रही। मुझे अब नहीं बनना कलेक्टर। मैं समझ चुकी हूँ, कलेक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वाकई में गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं कहाँ ये सब बन सकती हूँ। किसी तरीके से मैंने ग्रेजुएशन ही कर लिया ना, वही बहुत है मेरे लिए। मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती और ना ही तो उसको बनने के मुझे कभी सपने देखने चाहिए। ओह अच्छा, ये बात है। पर मैंने सुना था कि उस गांव में किसी ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया है। उस गांव में किसी ने अकेले ग्रेजुएशन किया है, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। और फिर मैंने ये भी सुना कि किसी ने शादी में अपने पति से भी ज़्यादा महत्व अपनी डिग्रियों को दिया है। और मैंने ये भी देखा कि किसी ने अपने बड़े भैया से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि वो उसकी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा पैसे लगाकर उसे पढ़ा लिखा दें, उसके सपने पूरे करा दें, बस। तो मुझे लगता है कि वो लड़की साधारण तो नहीं हो सकती जिसने गांव से पूरे गांव में अकेले ग्रेजुएशन कर लिया हो। वो लड़की साधारण नहीं हो सकती जिसने इतनी मुसीबतों के बाद भी इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली हो। वो लड़की कभी साधारण नहीं हो सकती जिसकी एक अकेली माँ उसे पाल रही हो और घर की सारी जिम्मेदारियां और घर के काम संभालने के साथ वो अपना पढ़ाई लिखाई भी कर सके। वो लड़की साधारण नहीं हो सकती। क्या फ़ायदा इन सब बातों का, जब मैं वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई जो मैं क्लियर करना चाहती थी। उस एग्ज़ाम के लिए मुझे और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी, पर मैं उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकी। मैं बिल्कुल भी वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे सकी। तो मैं कहाँ हुई काबिल। मैं साधारण लड़की भी नहीं रह गई। जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी जी तोड़ मेहनत की, जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने भगवान से इतनी दुआएं मांगी, वो एग्ज़ाम भी मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसका एक एक सवाल मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। तो तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था तब मैं चलने की कोशिश करता था और बार बार गिर जाता था। ऐसा भाभी बताती हैं, बड़ी भाभी से पूछो। बाकी सब भाई मेरे साल भर के अंदर ही चल गए थे, और मैं था कि साल भर होने को आ रहा था तब पर भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता था। तब मेरी भाभी ने मुझे सिखाया था कि देखो बेटा, जो इंसान गिरता है और गिरने के बाद कभी उठकर खड़ा नहीं होता ना, उसे फिर दुनिया में कोई नहीं चला सकता। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोगों को लगता था कि मैं अब लंगड़ा ही रह जाऊंगा, कभी नहीं चल पाऊंगा। तब मेरी भाभी ने मेरे अंदर हिम्मत भरी और 1.5 साल की उम्र में मैंने चलना शुरू कर दिया। और तुम देख रही हो, आज अपने पाँव पर खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे सिखाया था जो इंसान गिरकर हार मान ले, वो इंसान फिर कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर तुमने एक बार गिरकर हार मान ली ना, तो जिंदगी में तुम्हें कोई दोबारा खड़ा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने आप को सही साबित करना होगा। ऐसा कौन है दुनिया में जिसने कभी किसी एग्जाम में हार का सामना ना किया हो, जिसने कभी कोई एग्जाम में फेल ना हुआ हो? ऐसा कोई है क्या दुनिया में? हर एग्जाम में कभी ना कोई ज़रूर फेल होता है। असली फेलियर तो ये हुआ ना कि तुम एक बार एग्जाम में फेल होने के बाद दोबारा कोशिश ही ना करो फिर कभी पास होने की। असली फेलियर तो ये हुआ। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे फिर से एक बार अपने सपनों के लिए कोशिश करनी ही होगी। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। मेरी माँ ने कितना मन से सपना देखा था मेरे कलेक्टर बनने का, और भैया भाभी ने भी, बड़े भैया भाभी ने भी कितना साथ दिया है मेरा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। नहीं नहीं, मुझे फिर से खड़ा होना होगा। ये हुई ना बात। अब अच्छा है, तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो और जी जान से मेहनत करो, क्योंकि एक एग्जाम का पेपर देख के आने के बाद तुम्हें पता है कि एग्जाम कितना टफ होता है।
तुम इस हार के बारे में सोचो ही नहीं। बस ये सोचो कि मुझसे क्या क्या छूट गया था और उसे मुझे कैसे मैनेज करना है। देखना, हो ना हो एक दिन तुम्हारी सफलता ना तुम्हारा कदम चूमेगी। पता नहीं क्यों, पर आज आपसे ज़िंदगी में पहली बार बात करके एक दोस्त की तरह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी प्यारी परी, मेरी नन्ही परी। अरे रे 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 ये कितनी गोल मटोल, कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है ये। देखो ना, बिल्कुल मुझ पर गई है, मेरी तरह ही है, गोरी चिट्टी सुंदर। वाकई में तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। हम इसे ना परी नाम से बुलाएंगे, है ना? परी नाम अच्छा लगेगा ना इस पर? नहीं भाभी, क्या है ना कि मेरी माँ ने और मैंने पहले ही इसका नाम एंजल रख दिया है। हम इसे एंजल नाम से बुलाएंगे। परिवारी नाम ये सब तो ये हिंदी नाम ये सब ओल्ड फैशन हो गया। हम ना इसे एंजल नाम से बुलाएंगे। ये मेरी एंजल है। अच्छा ठीक है, इसे लेकर तू अब अपने कमरे में चली जा। बहुत देर बाहर इस तरह से बच्ची को लेकर खड़ी रहेगी तो तू भी थक जाएगी। अच्छा, आराम कर ले अपने कमरे में, तब तक मैं तेरे लिए दूध वगैरह भिजवाती हूँ। नहीं भाभी, क्या है ना, माफ करिएगा, आपको पता नहीं है कि डिलीवरी के बाद क्या खाया पिया जाता है, और मेरी बच्ची तो अभी सिर्फ 6 महीने की ही है, इससे मेरी अभी बहुत ज़रूरत है। तो मेरी माँ ने मेरे लिए डाइट प्लान बनाकर भेजा है, उस हिसाब से रानी मेरे लिए खाना बना दिया करेगी। हाँ, इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि डिलीवरी के बाद क्या खाते पीते हैं और कैसे कैसे रहते हैं। बड़ी भाभी, कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना, घर में कितना सारा काम है, कुछ लोग अगर मिल बांट कर काम करवा लेंगे तो सब बढ़िया से मैनेज हो जाएगा ना। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, ये क्या बात है? अब बात बात पर बड़ी भाभी को औलाद ना होने के ताने क्यों मारती रहती हैं? अरे भगवान ने आपको इस सुख से नवाजा है तो इस खुशियों को एंजॉय करिए, दूसरों को दुख क्यों दे रही हैं आप? मैं कहाँ किसी को दुख दे रही हूँ, मैं जो ठीक लगेगा मुझे मैं वही करूँगी। वैसे भी इस घर में एक मैं ही हूँ जो अच्छे से माँ बनी है और मेरे पास मेरा बच्चा है, तो मैं क्या बोलूँ भी ना कुछ? अरे अपने बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना एक माँ का ही तो फर्ज होता है। अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरी माँ ने मेरी सेहत के हिसाब से खान पान की लिस्ट बनाकर भेजी है जो रानी मेरे लिए पका देगी, तो इसमें तुम लोगों को दिक्कत क्या है? इतनी बड़ी भी क्या बात हो गई? आप ना रंजना भाभी कभी नहीं सुधर सकती। खुद का पति तो खुद की शक्ल भी देखता नहीं है, चलिए अब मुझे सुधारने बड़ी आई है। अरे नहीं भाभी, अब ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही था, आपको मैंने बताया था ना, देवर जी किसी और लड़की के साथ रह रहे थे। अरे वहाँ सबसे छोड़ छाड़ के चले आए हैं इस कलूटी के पीछे, यहीं आकर अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो समय मिलता है उसमें इस मैडम के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी किसी ने लव मैरिज वाली शादी कराई हो। क्या? ये सब कब हुआ? अभी 2 महीने पहले। लाइए, अच्छा थोड़ी देर बच्ची को मैं खिला लेती हूँ। ले 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 मेरी प्यारी लाडली, ले 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 ले। चलो बेटा, चाची तुम्हें थोड़ी देर घुमा कर लाती है। मेरी नन्ही परी। ये नोट्स तो वाकई में बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो कठिन चीज़ें भी बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई हैं। बहुत अच्छी नोट्स है ये, वाकई में आपके दोस्त ने तो एकदम कमाल कर दिया। बहुत अच्छी नोट्स है ये, थैंक यू सो मच। हाँ, वो मेरे दोस्त का एक भाई है ना, वो आईएएस की परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो गया है। उसने जो है इलाहाबाद में रहकर तैयारी की थी, उसी की नोट्स हैं ये सारी, और मुझे पक्का यकीन था कि ये सब तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगी। हाँ, लेकिन देखो, नोट्स को देखते देखते ना रात के 12 बज गए हैं, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अच्छे से सेहत का होना भी ज़रूरी है। अगर तुम अपनी सेहत ही खराब कर लोगी तो फिर पढ़ाई क्या खाक करोगी? चलो अब सो जाओ। नहीं, अभी तो मुझे सब कुछ समझ आना शुरू हुआ है, मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगी, इसके बाद ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, लगभग 12:30 तक सो जाना। 1 बजे तक रात के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुबह जल्दी उठती भी हो, अगर रात को भी देर से सोगी तो ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जल्दी ही सो जाऊंगी। अरे भाभी, आप यहाँ इतनी रात गए, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मेरी एंजल रो रही थी तो बस इसे जरा टहला रही थी, थकान लग गई थी थोड़ी सी, मन कर रहा था कि कोई गरम गरम सी कॉफी बना कर दे दे, यही कहने आई थी।
तो गौरी जाओ मेरे लिए एक कप गरम गरम कॉफी बना कर ले आओ। कॉफी? और रात के 12 बजे? आपका दिमाग तो ठीक है ना भाभी? अभी आप कह रही थी कि मेरी बच्ची की सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है मुझे पता है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और रात को 12 बजे आपको कॉफ़ी चाहिए? अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्ची की सेहत का तो ख्याल करिए। अभी तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ठीक है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे भूख लगी है। उठो गौरी, अब क्या सुनकर यहाँ बैठी रहोगी अपने पति के पीठ के पीछे? गौरी क्यों उठेगी भाभी? वो अपनी पढ़ाई कर रही है। वैसे भी उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो इसीलिए तो वो रात में पढ़ाई करती है, और अब रात में भी अगर वो घर का काम करेगी तो वो पढ़ाई कब करेगी? तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इसकी जेठानी हूँ, इससे कुछ मांग भी नहीं सकती मैं? हाँ, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? क्या बुरा कर दिया? अरे जरा सा कुछ खाने के लिए तो मांगा है, भूख लग रही है, क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है? अच्छा अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। मुझे लगता है भूख आपके सर पर चढ़ गई है, इसी वजह से आपको गुस्सा आ रही है। कोई बात नहीं, आप गौरी को उसकी पढ़ाई करने दीजिए। चलिए किचन में, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा बनाता हूँ। तुम बनाओगे मेरे लिए खाने को? हाँ तो और नहीं तो क्या। वैसे भी मैंने बहुत समय तक इस बच्ची से ज़्यादा बोला चाला नहीं, ज़्यादा खेला नहीं। इसका चाचा हूँ मैं, कुछ देर इसके साथ खेल बोल भी लूँगा और इसी तरह आपके लिए कुछ खाने को भी बना दूंगा। और वैसे भी गौरी बनाए या मैं, बात तो एक ही है। गौरी पढ़ाई कर रही है तो तब तक मैं बना देता हूँ आपके लिए। वैसे भी कल बिजनेस के काम से मुझे कुछ देर सुबह सुबह थोड़ा देर से ही निकलना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये पति पत्नी, इनके बीच में इतना प्यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गौरी इस घर में आकर सुखी नहीं रह सकती। मैं इसे अपनी देवरानी नहीं मान सकती। मैंने तो सोचा था सिर्फ मेरी स्वीटी ही इस घर की बहू बनेगी, और इसने मेरी स्वीटी का हक हिस्सा खा लिया, और उसके बाद ये चैन से रह रही है। ऊपर से देवर जी इसकी इतनी कदर कर रहे हैं। ये सब कुछ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सब कुछ मेरी बहन का है और मैं उसे दिलाकर रहूंगी, पहले की तरह ही। स्वीटी आज भी कहीं ना कहीं देवर जी के दिल के किसी कोने में तो होगी ही। मुझे बस स्वीटी को इस घर में लाना है, और जैसे ही मैं स्वीटी को इस घर में लाऊंगी ना, देवर जी को उनका अपना पुराना प्यार याद आ जाएगा, और गौरी उनके दिल से बाहर हो जाएगी और स्वीटी उनके दिल के अंदर हो जाएगी। अरे बहू, तुमने स्वीटी को यहाँ क्यों बुला लिया? इसकी अपनी पढ़ाई लिखाई है, अपना कैरियर है। कब तक ये इस घर में रहकर तुम्हारी सेवा करती रहेगी, और फिर तुम्हारी देखभाल के लिए हम सब है ना। क्या करने तुमने स्वीटी को बुला लिया? बड़ी भाभी, ये घर मेरा भी तो है, तो यहाँ अगर मैं अपने नाते रिश्तेदारों को नहीं बुलाऊंगी तो फिर और कहाँ बुलाऊंगी? और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे खाने पीने के लिए विशेष चीजें बनाई है जो आपकी बहुएं बना नहीं पा रही है। रानी मेरी सेवा करती है, लेकिन वो अकेले कब तक मेरी सेवा देखभाल करेगी? और आपकी दूसरी ये देवरानी गौरी, इसे तो अपनी पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं है, तो ये मेरी सेवा क्या करेगी? कल रात में ही आपको बताऊं, कल रात में मैंने इसे खाने के लिए कुछ मांगा था, तो ये नहीं, देवर जी उठकर गए थे मेरे लिए बनाने। तो ऐसे हर दिन देवर जी से काम कराना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को ही बुला लेती हूँ। अब स्वीटी इस घर में रहेगी तो मेरी बच्ची की देखभाल भी कर लेगी, एंजल को भी खिलाई पिलाएगी और उसके साथ खेले कूदेगी, और थोड़ी देर के लिए एंजल को भी संभाल लिया करेगी। मैं भी अपना कुछ काम निपटा सकूंगी और मेरी भी थोड़ी देखभाल हो जाएगी, हमारे खाने पीने का भी थोड़ा ख्याल कर रख लेगी। अच्छा किया स्वीटी, तुम जल्दी ही यहाँ चली आई। देख स्वीटी, मैंने ना तुझे यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। देवर जी, मतलब कि अच्छत भैया, वो ना यहाँ घर में रह रहे हैं। आजकल अपने बिजनेस की सिलसिले में इधर उधर उनका आना जाना होता है, बाकी वो अपनी सुबह शाम ना अपने इस घर में ही बिता रहे हैं। तू ना अच्छत भैया का पहला प्यार है, तुझे बस उनके दिल में थोड़ी सी अपने लिए प्यार को वापस से जगाना है। अरे मैं चाहती हूँ कि वो गौरी को छोड़ दे, उसे तलाक दे दे और तुझसे शादी कर ले। तुझे ना इस घर में पहले भी मैं लाना चाहती थी, पर गौरी की वजह से ये संभव ना हो सका। उस समय भी अच्छत भैया की चाहत तू थी, पर बड़ी भैया और बड़ी भाभी ने मिलकर ना उनकी शादी उस गौरी से करवा दी। आज भी हो ना हो, उनके दिल के किसी कोने में तो है जरूर, बस तुझे उस प्यार को वापस से जगाना होगा। तो अब इस घर में रहेगी ना, जैसे भी तैसे भी करके ना अच्छत भैया को अपनी ओर रिझा, उन्हें मजबूर कर दे कि वापस से वो वही पुराने वाले अच्छत बन जाए और तेरे पीछे पीछे दौड़े, और गौरी को ना इस घर से निकाल दे और इसे तलाक दे दे और तुझसे शादी कर ले। यम्मी, आप एक शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवाना चाहती हैं? आप पागल तो नहीं हो गई हैं दीदी? मैं इतनी मॉडर्न, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, और मैं एक शादीशुदा तलाकशुदा आदमी से शादी करूंगी कि मेरा सोसाइटी में क्या नाम रह जाएगा? आप भी ना, आपने मुझे इसलिए बुलाया है, अगर मुझे पता होता ना मैं तो यहाँ कदम ही ना रखती। अरे पागल, तो पहले भी तो अच्छे भैया से प्यार करती थी, तो
अब क्या बदल किया है? पागल मत बन। अरे शादीशुदा तलाकशुदा से कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ ना कि उनका गौरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पहले उन्होंने गौरी से कोई रिश्ता नहीं रखा, अब गौरी उनके साथ अपना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब बस जो नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना, उस रिश्ते का खत्म हो जाना ही तो सही है ना। और वैसे भी अक्षत भैया तो पहले भी तुझसे प्यार करते थे। बस तुझे ना यही करना है, तुझे उनके साथ होना है, जिससे कि अक्षत भैया वो गौरी को घर से निकाल दे और तुझसे शादी कर ले। पागल मत बन। इस घर की दौलत को देख, रुपए पैसे को देख, ये सब कुछ छोड़ना चाहती है तू? अरे तेरे पास ये सब कुछ होगा, इस घर में राज करेंगी हम दो बहनें। बस तू ना अपनी ये पागल बुद्धि को बंद करके मेरी बुद्धि से अपना काम चला, समझी? ओके ठीक है, मुझे कुछ नहीं सोचना समझना। अब आप कह रही हो तो मैं कर देती हूँ। वैसे भी अक्षत तो पहले ही मुझे पसंद करता था, मेरे प्यार में तो पागल था वो, तो मुझसे शादी भी करने वाला था, पर उसके भैया भाभी ने उसकी शादी कहीं और करवा दी थी। चलिए खैर कोई नहीं, इतने दिनों में तो मैंने एक दूसरा लड़का ढूंढ भी लिया था, लेकिन चलो ये वाला ना उससे ज्यादा बेटर है, ये वाला ज्यादा अमीर है, तो मैं अक्षत से ही फिर से शादी कर लेती हूँ। मेरे कहने का मतलब है अक्षत के दिल में वापस अपने लिए प्यार जगा लेती हूँ और अक्षत को ही अपने लिए शादी के लिए रखती हूँ, ठीक है ना? ये की ना तूने समझदारी वाली बात। चल अब अक्षत भैया शाम हो रही है, बस आते ही होंगे, आते ही ना तो दरवाजे पर मिल जाना उन्हें। ओके, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे? मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ तो मैंने एक दूसरा लड़का ढूंढ भी लिया था, विनय, वो भी अच्छा लड़का था। हाँ उसके पास पैसे थोड़ा कम थे, पर अभी वो कुंवारा था। पर क्या करूँ, मेरी दीदी कह रही है तो यही ठीक होगा मेरे लिए। मुझे लगता है अक्षत आ गया। हेलो अक्षत, कैसे हो तुम? स्वीटी, तुम यहाँ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी होंगी तुम्हारे बिना? मैंने ना बहुत गलती की थी, मुझे तुम्हें ये छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती उस काली कलूटी गौरी से करवा दी। तुम उससे कभी पसंद नहीं करते थे, तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस समय तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अपनी उस गलती पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ करना, अब जो हो चुका सो हो चुका, अब कुछ बदल नहीं सकता। अब गौरी ही मेरी पत्नी है। उस समय मैं भी गलती कर रहा था। तुम्हारा तो शुक्रिया है कि तुम मुझे छोड़कर गई और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि गौरी ही मेरी पत्नी है और उसके साथ मुझे ईमानदारी से रहना चाहिए था, अपना रिश्ता निभाना चाहिए था। तुम्हारे साथ छोड़ जाने के बाद मैं उसे छोड़कर अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था और उसने मुझे वहाँ से सिखाया कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मेरे लिए ना सिर्फ गौरी ही एक सही लड़की है। मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, अब मैं लेकिन सुधर चुका हूँ। अब गौरी ही मेरी पत्नी है और वही रहेगी और मैं उसके साथ अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा रुको जरा, भूल गए क्या? तुम पहले मुझे पसंद करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे ये मुंह फेर कर जा रहे हो। तुम्हें तो गौरी जरा भी नहीं पसंद थी ना, तो अब क्या हो गया? मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम ना गौरी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तुम ना उस गौरी को तलाक दे दो। मैं जानती हूँ वो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी। क्यों हो ऐसी नापसंद वाली शादी में? ऐसे पूरी जिंदगी काट पाओगे क्या? वैसे भी पहले तुम गौरी को पसंद नहीं करते थे, अब गौरी तुम्हें नहीं पसंद करती। छोड़ दो उस गौरी को। मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार हाँ कर दो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। अब मैं किसी का पति हूँ और मैं उसके साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाना चाहता हूँ। भले ही गौरी मुझे ना पसंद करे, गौरी मुझे जिंदगी भर अपना पति ना माने, लेकिन मैं जिंदगी भर अब उसे ही अपनी पत्नी मानूंगा। मुझसे एक बार गलती हुई थी, उस गलती को अब मैं पूरी जिंदगी के लिए सुधार चुका हूँ। मैंने गौरी को धोखा दिया था और मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा, पर अब एक बार की हुई गलती को मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं गौरी का पति हूँ, ये सच कोई बदल नहीं सकता और मैंने गौरी से शादी की है। भले ही गौरी मुझे कभी अपना पति न माने, वो मुझे तलाक देकर चाहे अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ जाए, तब भी मैं ही उसे ही अपनी पत्नी मानूंगा। और अब जिंदगी में दोबारा किसी और लड़की का आना ना, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए अब मेरी जिंदगी में जो भी है ना, वो गौरी ही है और वही रहेगी। माय फुट, उस गौरी में ऐसा है ही क्या जो तुम इतना परेशान हुए जा रहे हो उसके लिए? हाँ, तुम्हारी बीवी बन गई है, बस यही बड़ा काम कर दिया उसने। उस काली कलूटी में ऐसा है ही क्या? देखो मुझे, मैं कितनी मॉडर्न और कितनी अच्छी हूँ और तुम उस गौरी के लिए मुझे छोड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। पहले तुम खुद ही कहते थे कि वो काली कलूटी बेकार है और आज तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे काली कलूटी कहने की? हाँ,
वो मन से सुंदर है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारे और उसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। मेरी बीवी आसमान है, मेरी गौरी आसमान है, और तुम तो जमीन भी नहीं हो। बस बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सह लिया मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना अपमान करने की? हाँ, तुमसे प्यार करती हो तो मतलब कि तुम मेरा कुछ भी अपमान करोगे, मुझे कुछ भी बोलोगे? नहीं, मैं तो बस अरे स्वीटी, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या बात हो गई? दीदी, आपका चाहिए देवर है ना, ये मुझे उल्टा सीधा सुना रहा है, इस घर से निकल जाने के लिए कह रहा है। क्योंकि मैंने इसकी बात नहीं मानी ना। शादीशुदा आदमी होते हुए भी मेरे साथ अफेयर रखना चाहता है। मैंने मना कर दिया तो मुझे उल्टा सीधा बोला और मुझे इस घर से निकल जाने को बोला। दीदी, आपका देवर ना बहुत दुष्ट है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अच्छा ऐसा इंसान नहीं है। बस बड़ी भाभी, तो क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? अरे स्मार्ट और मॉडर्न लड़की दिखी नहीं कि उससे छेड़खानी करने लगे? देवर जी, आपका स्तर ना दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का अपमान करने की? हाँ दीदी, ये मुझसे कह रहे थे कि तुम इसी घर में रहो, मैं तुमसे मेरे साथ अफेयर रखूंगा बस, और मेरी बीवी को एक किनारे रहने दो। हमारे अफेयर का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये मुझे अपने साथ दूसरी औरत की तरह रखना चाहते हैं। मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे ये। और इन्होंने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो निकल जाओ मेरे घर से। झूठी मक्कार लड़की, मेरे पति ने तुझे ऐसा बोला? दीदी देखो ना, इसने मुझे मारा। बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? हाँ, तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी मैं। बड़ी आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना पति तो संभाला जा नहीं रहा है और मेरी बहन पर हाथ उठाने चली हो तुम। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली आपकी, बहुत आपके जुल्म अत्याचार सबको सहती हुई आ रही हूँ मैं, पर अब नहीं। मैंने अभी सुना, जो भी बातें इन दोनों के बीच में हुई मैंने सब सुना। आपकी बहन ऑफर दे रही थी मेरे पति को कि ये मुझे छोड़कर इससे शादी कर ले। अरे इतना ही अगर बेकरार हुई जा रही हो तो अपने पापा से बोल दो ना, कोई और लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दे। मेरे पति का पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो? बस बहुत बोल लिया तुमने। मेरी बहन के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बस अब मैं एक भी शब्द अपनी बहन के खिलाफ नहीं बर्दाश्त करूंगी, समझे तुम? बड़ी भाभी, बस बहुत हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा। क्या कहा? बंटवारा? तुम बंटवारे की बात कर रही हो रंजना बहू? सही सुना आपने, बंटवारा। मुझे बंटवारा चाहिए। अच्छा, तुम्हें बंटवारा चाहिए? मुझसे पूछा तुमने एक भी बार? हाँ, वहाँ बच्ची इतना रो रही है और यहाँ तुम आई हो अपना हक हिस्सा मांगने, और वो भी किससे हक हिस्सा मांग रही हो? मेरी बड़ी भाभी से। हाँ, तो इनसे नहीं तो और किससे हिस्सा मांगूंगी मैं? हम सबके हिस्से पर कुंडली मारकर तो ये बैठी है ना। अरे एक भी सामान लेना हो तो पहले से जाओ, इनसे इजाजत लो, और ये नाप तोल कर पैसे देंगी हमें। अरे हर चीज पर क्यों कुंडली मार के बैठी है ये? इनकी वजह से हमारे घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर काम करने से पहले इनसे पूछो। मैं तंग आ गई हूँ इनसे इजाजत लेते लेते। अब बस बहुत हो गया। अब ना मुझे इनके इजाजत के लिए मोहताज नहीं होना, समझे आप? मुझे अपना हक हिस्सा चाहिए इस घर में। अरे यही सब पाप कर्म है इनका, जो बांझ होकर बैठी है। भगवान ने इन्हें एक भी औलाद नहीं दी। बस ये दिन देखना बाकी रह गया था। आपने इनकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं अपने एंजल को लेकर चली जाऊंगी इस घर से। बड़ी भाभी, आपने मेरा घर तोड़ दिया। अरे ये तूने क्या किया? क्या मैंने तुझे ये संस्कार दिए हैं? तूने बहू पर हाथ क्यों उठाया? बस भाभी, बहुत हो गया। बहुत दिनों से इसका बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। अरे पहले गुस्सा होकर अपने मायके भाग गई थी अपनी बेटी को जन्म देने के लिए, तब पर भी आपने ही मुझे रोक लिया था, वरना मैं तभी इसको बताता कि तब ये माँ बनने वाली थी। तब मैंने इसे कुछ नहीं कहा। इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तुमने मेरी भाभी को इतना उल्टा सीधा कहा। अरे ये तुम्हारे हक हिस्से पर कुंडली मारकर बैठी हैं। पहले तुम सोच तो लेती, समझ तो लेती कि ये सब है किसका। ये सब कुछ जो धन दौलत रुपए पैसा तुम देख रही हो ना, सब भाभी का है। भाभी अपने पापा मम्मी की इकलौती औलाद थी, और सारा सब कुछ बिजनेस सब कुछ सब भाभी का है। भाभी अगर इस घर में इस तरह रहती है ना, तो इसलिए क्योंकि वो हमें अपने बच्चे की तरह मानती है। और तुम जानना चाहती हो कि भाभी के आज तक एक भी बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। उन्होंने अपने देवरों को भी अपना बेटा माना, उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और ये हक हिस्सा मांगने चली हो तुम? किस हक हिस्से से? ये हमारा पुश्तैनी मकान नहीं है जिसमें तुम रह रही हो, ये भाभी का मकान है। अब लो हक हिस्सा, मांगो हक हिस्सा।
तुमने कभी सोचा है हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम क्या है? एलएल ग्रुप ऑफ कंपनीज। कभी ध्यान दिया है एलएल से क्या है? एलएल से ललिता, मतलब मेरी भाभी का नाम है। उनके पापा ने रखा था। ये बिजनेस सारा उनका है। अगर वो इस घर में हमें रहने देती हैं, अपना बच्चा समझकर हमें पाल पोस रही हैं, तुम्हें इस घर में अपनी बहू की तरह रखती हैं, तो तुम उनसे हक हिस्सा मांगोगी? बंटवारा करवाना चाहती हो तुम? अरे तुम्हारी जैसी वो नहीं है। वो अपना सब कुछ हम लोगों के लिए करके और खुश रहती हैं, और तुम हो कि उसमें से हक हिस्सा मांगने चली हो। जब हमारी माँ और पिताजी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, तब भाभी ने ही हमें माँ की तरह संभाला, माँ की तरह प्यार दिया, इस घर में जगह दी, सब कुछ दिया भाभी ने। जो अपने बच्चों को देना चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने हमें दिया, अपना लाड प्यार दुलार सब कुछ। और आज हम लोग बड़े होकर भाभी से हमारी पत्नियां इस तरह से लड़ी। तुम्हारी वजह से आज मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ मैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कहा। ये सब कुछ आपका था। आप चाहती तो आप इस घर से हमें बाहर निकाल सकती थी, पर आपने अपनी बहुओं की तरह हमें रखा। आपने अपनी जिंदगी भर अपने बच्चे नहीं किए, अपने देवरों को ही अपना बेटा माना। मुझसे गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यार को, आपके दुलार को समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, तुम सब तो मेरे लिए बच्चे समान हो, और बच्चे तो कभी कभार माँ से रूठ कर उल्टी सीधी हरकतें कर ही देते हैं। कोई बात नहीं, तुम सही मार्ग पर लौट आई, मेरे लिए यही खुशी की बात है। गौरी तुम भी मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। मैंने ही अपनी बहन को यहाँ बुलाया था तुम्हारा घर तोड़ने के लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे सब सच्चाई का ज्ञान हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिंदगी में। मेरे लिए जैसे स्वीटी है वैसे ही मेरे लिए तुम भी हो, मेरी बहन जैसी ही हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बड़ा पाप करने की कोशिश की, पर इसे एक बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि तुम और देवर जी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अब अगर तुम लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर अलग क्यों हो? मानती हूँ कि पहले भूतकाल में तुम लोगों से कोई गलतियाँ हुई हैं, तो लेकिन वर्तमान में तुमने उन गलतियों को सुधार तो लिया है। अब अपना रिश्ता भी सुधार लो। हाँ रंजना बहू बिल्कुल सही कह रही है। रुको तुम लोग, देखो इसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ ललिता, बेहद खुशी की बात है। हमारी बहू ना कलेक्टर बन गई है, रिजल्ट आ गया है, बहू का सिलेक्शन हो गया है। बहू को बधाई हो। तुम ना गौरी बहू को बधाई दे दो। मैं ना मिठाइयाँ पैक करवा कर बस आ ही रहा हूँ घर पर। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। भगवान ने आज हमारी सुन ली। आज भगवान ने हमारी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दिए। गौरी कलेक्टर बन गई और इसका भी सपना पूरा हो गया। क्या सच में भाभी? इस खुशी के मौके पर मैं भी आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा जी ने मेरी बहुत देखभाल की और मेरी इस जीत में इनका पूरा हाथ है। इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं इन्हें माफ़ करती हूँ। इन्होंने अपनी बीती ज़िंदगी में जो भी गलती की हो, उन सब गलतियों को भुलाकर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो घर में हम सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी। मैं भी जाना चाहती हूँ मोहल्ले में सबको बताने, मेरी देवरानी ना कलेक्टर बन गई है। अब सबको मुझसे संभल कर बात करना होगा।